Hi everyone, welcome to the next episode of Money Master by Sovereign. मैं आपको इस गेम के रूल समझा देता हूँ। यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट हमारी हॉट सीट पर बैठेंगे उनसे हम 20 सवाल पूछेंगे। अगर वो सही जवाब देंगे तो उनको मिलेंगे 5 पॉइंट, अगर वो गलत जवाब देंगे तो उनको मिलेंगे -5 पॉइंट, और अगर वो कोई जवाब नहीं देंगे तो उनको मिलेंगे 0 पॉइंट। हमारा फर्स्ट प्राइज़ है 50,000 रुपये और सॉवरेन का 10 साल का एक्सेस वर्थ अनदर 50,000, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए। ये उसको मिलेगा जो पूरे 100 में से 100 पॉइंट लाता है। हमारा सेकंड प्राइस है ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स, और ये उसको मिलेगा जो 75 से 95 के बीच में पॉइंट्स लाते हैं। हमारा थर्ड प्राइस है ये स्मार्ट वॉच, और ये उसको मिलेगा जो 50 से 75 के बीच में पॉइंट्स लाते हैं। और हमारा फाइनल प्राइस है ये गिफ्ट हैम्पर, और ये उनको मिलेगा जिनके पॉइंट्स 0 से 50 के बीच में आते हैं, यानी कि यहाँ से हर बंदा कुछ ना कुछ जीत कर ही जाएगा। मनी मास्टर एक फाइनेंशियल लिटरेसी पर बना गेम शो है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन, कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई स्टूडेंट, कोई भी। हमारा गोल ये है कि लोग फाइनेंस सीखें और फाइनेंस के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाएं। फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आना चाहिए, बट आज भी हमारे स्कूलों में फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता। तो गोल यही है कि सब फाइनेंस सीखें और फाइनेंस की फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। हमारे आज के कंटेस्टेंट है विकास। विकास, आप अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को। Hello everyone, my name is Vikas Kumar. Basically, I am from Bihar, but I have completed my education in Delhi. Currently, I am pursuing Maths Honours from Delhi University. तो वेरी नाइस टू हैव यू हियर विकास। अभी हम गेम शो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला सवाल है ये, फॉर इंडिया व्हाट इज द करंट रेपो रेट? इंडिया में करंट रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 8.75%, ऑप्शन डी 12.5%। आपको मालूम है रेपो रेट क्या होता है? Yes sir. क्या होता है? सर रेपो रेट बेसिकली ये होता है कि जिसपे ना आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। करेक्ट करेक्ट, वही रेपो रेट होता है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। Yes sir. आरबीआई इसको काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन कम होता है, इन्फ्लेशन अगर आरबीआई को कम करना होता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। Yes sir. अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। ग्रोथ स्पर करना होता है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। और हमारे जो होम लोन की EMIs है ये सब रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। सर बेसिकली उसके लिए होता है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए या फिर करेक्ट करेक्ट, सही सही आपका जवाब है। अब आप ये बताइए इसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में इंडिया में? सर आज की डेट में वैल्यू 5.25 है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस सर। श्योर, लॉक कर दे? यस सर। परफेक्ट, ये सही जवाब है। आंसर है 5.25%। आई थिंक वेरी वेल डन। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि रेपो रेट कितना है, बट आई थिंक ग्रेट नॉलेज कि आपको मालूम है कि इंडिया में रेपो रेट कितना है। सेकंड क्वेश्चन है, टिपिकली इंडिया में क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 8 से 10 दिन, ऑप्शन बी 28 से 30 दिन, ऑप्शन सी 60 से 90 दिन, ऑप्शन डी 120 से 150 दिन। सर ऑप्शन बी 28 से 30। ऑप्शन बी क्यों लगता है आपको? सर ऑप्शन बी इसलिए लगता है सर, ये कि भी मंथली ले रहा है इसलिए सर। मंथली होता है क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल? यस सर। तो लॉक कर दे, आप श्योर है? यस सर। ठीक है, तो लॉक कर देते हैं। ये सही जवाब है। आपने सही बोला कि टिपिकली मंथली साइकिल ही रहता है। हर महीना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है एंड टिपिकली 28 से 31 दिन का ही बिलिंग साइकिल रहता है। तो अगेन आई थिंक अ गुड आंसर। आपको अगेन मिलते हैं 5 पॉइंट। आपके टोटल हो गए 10 पॉइंट्स एंड यू आर प्लेइंग वेरी वेल। तो आप थोड़ा हंस सकते हैं, आप अच्छा खेल रहे हैं आप काफ़ी। एंड एज अ स्टूडेंट आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेपो रेट वाला क्वेश्चन हार्ड था, आपने उसको भी सही से आंसर दिया, तो दैट्स एक्चुअली रियली गुड। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। टू विच एसेट क्लास डज अ रीट गिव एक्सपोजर टू? रीट किस एसेट क्लास पे एक्सपोजर देता है? आपके ऑप्शन है ए कमर्शियल रियल एस्टेट, बी स्मॉल कैप स्टॉक्स, सी क्रिप्टो करेंसी, या डी क्रेडिट कार्ड। सर ऑप्शन ए कमर्शियल रियल एस्टेट। आपको क्यों लगता है कमर्शियल रियल एस्टेट? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, रीट के बारे में, हाँ, तो ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है सर। तो आप श्योर है, लॉक कर दे? यस सर, लॉक कर दें। तो एक कमर्शियल रियल एस्टेट को लॉक कर देते हैं। ये सही जवाब है। थैंक यू सर। आपको अगेन मिलते हैं 5 पॉइंट। एंड आपने सही बोला, रीट कमर्शियल रियल एस्टेट से लिंक्ड है,
इससे रिटेल इन्वेस्टर कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर ले सकते हैं और उसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं वो उन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। ठीक है, तो आप अगेन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने काफ़ी तीनों सवाल के सही जवाब दिए। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल इन द स्टॉक मार्केट? इनमें से कौन सा तरीका स्टॉक मार्केट में पैसा रेज करने का तरीका नहीं है? पहला है प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट, दूसरा है राइट्स इशू, तीसरा है आईपीओ एंड ऑप्शन डी है स्टॉक स्प्लिट। आपको मालूम है रेजिंग कैपिटल कैसे होता है और उसके तरीके क्या होते हैं? ये सर एक तो मेथड में बता आईपीओ होता है, हाँ कंपनी मतलब नई नई कंपनियां मतलब लॉन्च होती है तो आईपीओ करती है, जैसे पेटीएम ने किया, हाँ, बोट ने किया। बोट ने अभी आईपीओ नहीं किया सॉरी है सर, बट पेटीएम ने किया हाँ है। मतलब न्यूज़ में आए थे वो लोग फिलिंग हाँ, कर रहे थे सर, जोमेटो ने किया, हाँ, स्विगी ने किया। हाँ। तो ये मेथड है मतलब पब्लिक से मनी उठाने का। बट आईपीओ दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओएफएस यस सर। और एक होता है फ्रेश इशू। आपको फ्रेश दोनों में डिफरेंस मालूम है? सर, नो सर। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल, इसमें पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता, प्रमोटर के अकाउंट में जाता है। और काफी सारे नए आईपीओ ऑफर फॉर सेल होते हैं जिसमें पैसा प्रमोटर के अकाउंट में जाता है। जो फ्रेश इशू होता है वो ऐसा तरीका है जिसमें पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है और कंपनी उस पैसे से खुद को बड़ा करने की कोशिश करती है। तो आईपीओ दो तरीके के होते हैं। आईपीओ में जो फ्रेश इशू होता है वो एक पैसा रेज करने का वन ऑफ द तरीका हो सकता है। आप बाकी ऑप्शन भी पढ़िए, आई थिंक आईपीओ के बारे में हमने सही बोला, बट आप बाकी ऑप्शन देखिए और बताइए सही जवाब क्या है आपके हिसाब से। अगर आपको नहीं आता है पास भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको -5 पॉइंट मिल जाएगा अगर आपने गलत जवाब दिया। सर आंसर डी लॉक कर दीजिए, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट लॉक कर दे। आपको ऑप्शन ए मालूम है क्या होता है प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट? नो सर। ऑप्शन बी मालूम है राइट्स इशू क्या होता है? नो सर। आप रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपको दो ऑप्शन नहीं मालूम है तो फिर एक रिस्क होगा एक तरीके का, जो कि सही भी हो सकता है बट जो कि गलत भी हो सकता है। तो आप यस सर, लेना चाहूँगा रिस्क। रिस्क लेना चाहोगे? ठीक है, तो हम स्टॉक स्प्लिट को लॉक करते हैं। आई थिंक आपने अच्छा रिस्क लिया है, ये सही जवाब है। मैं जो देख रहे हैं उनको समझा देता हूँ। प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट, और आपको भी समझा देता हूँ। ये एक तरीका है जिसमें कंपनी काफ़ी एच.एन.आई इन्वेस्टर्स से या प्रमोटर्स खुद से पैसा रेज करती है। इसमें कम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और वो पैसा भी कंपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। और ये टिपिकली वो कंपनियाँ करती है जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। लिस्ट होने के बाद आप एच.एन.आई से रेस करोगे या म्यूचुअल फंड से रेस करोगे या किसी और टाइप के फंड से रेस करोगे तो उसको हम प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट बोलेंगे, जिसमें एच.एन.आई इन्वेस्टर्स या किसी फंड से पैसा रेस किया जाएगा। राइट्स इशू भी एक पैसा रेस करने का तरीका है, ये भी लिस्टेड कंपनियां ही करती हैं। इसमें जो पैसा रेज होता है वो हर एक करंट शेयर होल्डर से होता है। तो आप एच.एन.आई के पास नहीं जाओगे, लेट्स से कंपनी के 1 लाख इन्वेस्टर हैं तो हर इन्वेस्टर से पैसा मांगा जाएगा कि आप सब लोग हमें पैसा दे दो और हम उस पैसे से कंपनी को बड़ा करने का कोशिश करेंगे। तो ये भी एक पैसा रेस करने का तरीका है। स्टॉक स्प्लिट कोई पैसा रेस करने का तरीका नहीं है। इससे जो कंपनी का जो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है वो कम हो जाता है, इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है बेसिकली स्टॉक में। और लिक्विडिटी से थोड़ा फायदा ये होता है कि थोड़ा डिमांड बढ़ जाता है, बट इससे फंडामेंटली कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फंडामेंटली बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता सर है। जैसे अभी एंजल वन ने किया था, एंजल वन ने शायद किया होगा, मुझे अच्छे से 1/10 याद नहीं है। 1/10 में किया। हाँ 1/10, हाँ तो हो सकता है किया हो, बट बहुत कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती रहती है। बट स्टॉक स्प्लिट इट्स एन अकाउंटिंग थिंग टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द स्टॉक। इसका कोई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है एंड ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। लोग स्टॉक स्प्लिट को अच्छा मानते हैं, ठीक है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है बट उससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता ओके सर। बट आपने अच्छा रिस्क लिया, आई थिंक आप अच्छा खेल रहे हैं, आपके 20 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज NAV स्टैंड फॉर इन म्यूचुअल फंड्स? आपके ऑप्शन है ए नेट एसेट वैल्यू, बी ऑप्शन है नेशनल एसेट वैल्यू, ऑप्शन सी है नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन डी है न्यू एसेट वैल्यू। अगेन आप ध्यान रखिए रिस्क लेने में माइनस। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमने ये गेम शो पहले भी खेला हुआ है, आई थिंक आप अमंगस्ट काफ़ी अच्छा आज आपने खेला अभी तक। तो अपना सोचिए कि क्या सही जवाब है और उसके साथ खेलिए। सर इसका फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नेट एसेट वैल्यू, सर लॉक कर दीजिए। श्योर? यस सर। NAV क्या होता है अगर आप सर लोग ये एनएवी उतना नहीं पता, मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है जिसमें एनएवी जब हम लोग मतलब उसमें पैसे डालते हैं तो वो एनएवी देख के ही करते हैं। राइट हाँ, राइट ये उससे रिलेटेड रिटर्न्स के कह हाँ। सकते हैं।
तो एनीवे इसका आंसर दे देते हैं। तो ए सही जवाब है, आपको अगेन मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो नेट एसेट वैल्यू ही इसका फुल फॉर्म है। इससे आप बेसिकली बता सकते हो कि यार आप म्यूचुअल फंड किस तरीके का रिटर्न दे रहा है, एनएवी को ट्रैक कर सकते हाँ, तो वो बेसिकली आप उसको यूज करके रिटर्न्स ट्रैक कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के। तो आपने सही बोला, ठीक है। तो आई थिंक आपने पहला राउंड काफी अच्छा खेला है, आपके पूरे 25 ऑन 25 पॉइंट्स है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है गेस द आंसर। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको मेमोरी से इसका आंसर देना है, ठीक है। और आप गलत जवाब देंगे तो अगेन -5 होगा, सही देंगे +5 होगा, पास करेंगे 0 होगा। तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बिकॉज इसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो पहला सवाल आता है आपके सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? सर ये मेरा फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। गॉट इट। एंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होता है अगर आप लोग को बताना चाहें? सर ये जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं हाँ, तो वो बैंक मतलब अपना इंटरेस्ट जोड़ के मंथली ईएमआई बनाता है, जो मतलब महीने दर महीने कम होता रहता है, और ये बेसिकली इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसमें। राइट राइट। नहीं, ईएमआई वैसे काफी बार फिक्स्ड होता है, हर मंथली कम नहीं होता। आपका जो प्रिंसिपल है वो मतलब आपका इंटरेस्ट fixed पोर्शन आप होता है सर। दोगे, प्रिंसिपल आपका जो टू बी पेड है वो कम होता रहेगा, यस सर। बट ईएमआई वही रहता है जो आप इंस्टॉलमेंट पे करो। एंड आपको जो आंसर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वो सही है, अगेन आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। तो आपका स्कोर हो जाता है 30 पॉइंट्स। अगेन आप काफी अच्छा खेल रहे हो, आई थिंक काफी अच्छा खेला है आपने अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफपीओ? एफपीओ वर्ड आपने अगर सुना है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफपीओ वर्ड तो सर पहली बार सुना है। आई थिंक ये रिलेटेड है आईपीओ से ही। बात तो सही बोल रहे हैं, रिलेटेड तो है आईपीओ से, बट अगर पहली बार सुना है तो गेस करना फिर हार्ड हो सकता है अगर शब्द ही पहली बार सुना है। यस सर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या होता होगा एफपीओ? सर मुझे लगता है ये आईपीओ का ही सब पार्ट होता होगा। नहीं, सब पार्ट तो नहीं है, बट रिलेटेड है आईपीओ से। आईपीओ से रिलेटेड है। हाँ, से आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप गेस करना चाहोगे, आप पास करना चाहोगे? सर गैस करना चाहूँगा। गेस करोगे? यस सर। आप रिस्क टेकर लगते हो काफी। सर रिस्क, आपको खतरों से खेलने में मजा आता है क्या? क्योंकि इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। सर इसका फ्रेशली पब्लिक ऑफरिंग होगा। फ्रेशली पब्लिक ऑफरिंग, फ्रेश करके बोला। फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। यस सर। चलो हम दोनों ही लॉक कर देते हैं। आई थिंक आप अभी तक बहुत परफेक्ट खेल रहे थे, बट ये आपका पहला गलत जवाब हो जाता है। यस ये फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है बेसिकली। तो जो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला, ये उसी का लिस्टेड कंपनी को अगर नए इन्वेस्टर से पैसे उठाने हैं, दोबारा एक राउंड रेस करना है। आईपीओ जैसा होता है बट लिस्टेड कंपनियां ये करती हैं, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इसको बोला जाता है कि इट्स अ फॉलो अप टू द आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हो। आई थिंक आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है फॉर अ स्टूडेंट फॉर श्योर। आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया आप यहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली आपको -5 पॉइंट मिल जाएंगे इसके। आप खतरों से ज़्यादा खेल रहे हो, ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें खतरों से मत खेलो क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर ELSS फंड्स इन इंडिया? ELSS फंड्स का इंडिया में लॉक इन पीरियड क्या होता है? आपको मालूम है ELSS फंड्स क्या होता है? नो सर, एलएस फंड के बारे में नहीं पता सर, बिल्कुल भी। अच्छा, ELSS की फुल फॉर्म मालूम है आपको? नो सर। ओके, लॉक इन पीरियड मालूम है आपको ELSS का? नो सर, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। आप खेल सकते हैं, देखिए आप यंग जनरेशन है तो रिस्क लेना है तो आप ले भी सकते हैं, बट मैं तो बोलूँगा मत लीजिए क्योंकि ऑप्शन सर फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो आप क्या करोगे फिर? सर आई वुड पास। पास करेंगे, ठीक है। तो हम पास कर देते हैं इस क्वेश्चन को, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। आई थिंक एक स्मार्ट डिसीजन था रिस्क ना लेना, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। ELSS है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक टाइप का ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको टैक्स सेविंग्स मिलता है। इसका 3 साल का लॉक इन होता है, और ये ATC सेक्शन में आपको इसका डिडक्शन काफ़ी बार मिल जाता है। 1.5 लाख रुपए तक का एनुअल डिडक्शन लिमिट इसका रहता है, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल के लिए आपका पैसा इस फंड में आपको एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट क्योंकि आपने गेस नहीं किया और आपने पास किया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। आपका टैली रहता है 25 पॉइंट्स पे ही आफ्टर 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, इवन मतलब रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द रूल यूज्ड फॉर क्विक एस्टिमेशन ऑफ डबलिंग मनी? कौन सा रूल ऐसा है जिससे आप क्विकली एस्टिमेट कर सकते हो कि पैसा कितने सालों में डबल होगा? सर 72 रूल। क्या आप बताएंगे क्या होता है 72 का सर रूल? इसमें ये होता है कि जितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है हाँ। ईयर में,
हम उससे मतलब 72 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 8% मिल रहा है हमें ईयर में, तो हम 72 से डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें 9 मिलेगा। मतलब 9 ईयर्स लगेंगे उस पैसे को डबल होने में। एट 8%। 8%। और 24% अगर मिलेगा अगर 24% मिलेगा तो आपका पैसा 3 साल में डबल। हो जाएगा। गॉट इट। तो आप लॉक कर दे रूल ऑफ 72। यस सर। तो रूल ऑफ 72 सही जवाब है। आई थिंक अगेन वेरी गुड आंसर। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। रूल ऑफ 72 जैसे कि आपने बोला एक कॉमन रूल है। अगर आपकी रिटर्न 10% की है तो आपको 7.2 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। आपकी रिटर्न 12% की है तो आपको 6 साल लगेंगे। तो जब रिटर्न कम रहती है तो आप इस रूल को यूज़ कर सकते हो। आप हमेशा इस रूल को नहीं यूज़ कर सकते, बट जैसे कि अगर आपको 72% मिलेगा तो आपको 1 साल में पैसा डबल नहीं होगा। तो ये हाई रिटर्न से रूल इनवैलिडेट हो जाता है, बट लोअर रिटर्न से रूल मोर और लेस वैलिड रहता है। प्लीज। तो अगेन अ वेरी गुड आंसर एंड अगेन यू आर प्लेइंग रियली वेल। आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 30 पॉइंट्स आफ्टर 9 क्वेश्चंस। यू आर डूइंग रियली वेल। ये मुझे तो लगता है क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने काफ़ी अच्छे सवाल अच्छे जवाब दिए हैं। थैंक सो यू। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया इन लैक्स? बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस अमाउंट कितना होता है इंडिया में? सर नहीं पता है कुछ। नहीं पता है? तो आप गेस करना चाहोगे? आप पास करना चाहोगे? सर आई वुड पास इट। पास करोगे? यस सर। आपको रिस्क नहीं लेना है? नो सर। ठीक है। तो आप पास कर दो, पास कर देते हैं। आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स इसमें। तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। मैक्सिमम इंश्योरेंस 5 लाख तक अगर आप बैंक में पैसा डालते हो तो वो इंश्योर्ड होता है। इंश्योरेंस इज गिवन बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, जो RBI की सब्सिडरी है। अगर आपने किसी FD में 50 लाख डाले हैं और कल को बैंक ही बैंकरप्ट हो गया तो 5 लाख तक का सरकार आपको इंश्योरेंस देगी, RBI की सब्सिडरी आपको इंश्योरेंस देगी। बाकी 45 लाख आपको नहीं मिलेगा। तो इवन FD में रिस्क होता है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट वो रिस्क 5 लाख तक होता है। 5 लाख से ऊपर रिस्क रहेगा, 5 लाख तक कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो सरकार आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है, बट FD में भी थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, तो आपके ये सेकेंड राउंड खत्म हो जाता है। आप है अभी 30 पॉइंट्स पर। आप अच्छा खेल रहे हैं। एज अ स्टूडेंट आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। इस ब्रेक में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है आपकी लाइफ में, और लेट्स से इन आइडियल स्टेट 50 साल में फाइनेंशियली आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? सर मेरा फाइनेंशियल गोल ये है कि मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम होना है। ओके। कि मतलब हम अपनी ज़रूरतों से भी ऊपर उठ सकें। मतलब हाँ। जैसे हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है वैसे स्ट्रगल ना करना पड़े उनको। मतलब थोड़ा हम मतलब खुशियाँ दे सकें, या उनकी जो मतलब ख्वाहिश है तो उनको पूरा कर सकें। और आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? कैसे मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम? सर फाइनेंशियल फ्रीडम तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। राइट। सर मेरे लिए तो यही है कि मतलब 1-2 CR हो बैंक में। बट अगर आप 50 साल के होते हैं और अभी आप काफ़ी यंग हैं, तो तब तो इन्फ्लेशन उस 1-2 CR को डिप्रिशिएट कर चुका होगा, राइट? तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट? आज की डेट में भले ही 1-2 CR हो सकता है नंबर, बट आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन की वजह से 50 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो चुकी यस होगी, सर। राइट? ये तो है। आज से 20 साल पहले 40 लाख एक अच्छा अमाउंट होता था, बट 40 लाख वो कर रहा है, कम हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट अपने दिमाग में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 करोड़ एम करोगे और 50 साल में आपके 2 करोड़ आ गया, तो 2 करोड़ का वैल्यू कम हो चुका होगा, जो आज की डेट में वैल्यू है, राइट? तो बट फेयर आप बोल रहे हो। आई थिंक 1-2 करोड़ इज रीजनेबल। अगर आपको पैसे से पैसा कमाना आता है तो आई थिंक दैट्स अ फेयर नंबर जो आपने सोचा है, बट आपको इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं विकास आपके साथ। आप अच्छा खेल रहे हो। इसमें आपकी स्क्रीन पर 5 पर्सनालिटीज आएंगी और आपको उनके नाम गेस करने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पास कर सकते हो, वो एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, और आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो। पहली पर्सनालिटी जो आपकी स्क्रीन पर आएगी वो है ये। सर आई हैव नो आइडिया। आप पास करना चाहोगे? यस आई वुड पास इट। श्योर आप गेस नहीं करना चाहोगे? सर। ठीक है, तो इनका नाम है नंदन नीलेकनी। ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं, और ये UIDAI जो आधार कार्ड की जो बॉडी है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी काम किया है, इंडियन कॉर्पोरेट सर्कल में काफ़ी एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो होपफुली आपकी नॉलेज इससे बड़ी होगी। आपने इसको पास किया तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट लकीली आपको पॉइंट्स कटेंगे भी नहीं, तो दैट्स द राइट आंसर। आपके सामने जो वो है
स्क्रीन पे, ये उनकी इमेज है, बताइए कौन है? सर आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार देख रहे हैं इनको? यस सर। ये भी इंडियन कॉर्पोरेट सर्कल में काफ़ी एक्टिव हैं, आईसीआईसीआई बैंक से लिंक्ड है। सर आई हैव नो आइडिया। श्योर, तो आप पास करना चाहेंगे? यस सर। तो इनका नाम है चंदा कोचर, ये आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रह चुकी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे से लीड भी किया था आईसीआईसीआई बैंक को। अगेन ये भी इंडियन कॉर्पोरेट सर्कल में काफ़ी एक्टिव है। यस सर, लगता है कॉर्पोरेट का मेरा नॉलेज कम है। नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी हैं वो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट की फील्ड में। देखते हैं आप इनका नाम गेस कर पाते हैं कि नहीं। एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं। सर नहीं पता। नहीं पता, आप पास करना चाहेंगे? यस सर। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये अमंग्स द टॉप 4-5 इन्वेस्टर्स इन इंडिया है आज की डेट में, काफ़ी फेमस माने जाते हैं। सर नहीं पता, नहीं पता? नहीं गेस कर पाया। ठीक है, तो चलिए पास कर देते हैं इसको। आई थिंक आपका इस राउंड से पहले बहुत अच्छा खेल रहे, शायद आपकी पर्सनालिटी की नॉलेज थोड़ी सी वीक है यहाँ पे, तो वो थोड़ा दिख रहा है। बट इनका नाम है आशीष कचोलिया, ये बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उन्होंने आशीष कचोलिया के बारे में सुना ही होता है। इनके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी कंपनियों में इनका स्टेक काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, आशीष कचोलिया, मुकुल महावीर अग्रवाल, ये लोग काफ़ी फेमस इन्वेस्टर रहे हैं। ग्लोबली वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, ये लोग काफ़ी फेमस रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी बल्ड डील्स भी करते हैं। बल्ड डील का मतलब होता है कि एक कंपनी में 0.5% से ज़्यादा स्टेक ले लेना, और इनका नाम काफ़ी बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आता है, जहाँ पर ये 1% से ज़्यादा का स्टेक ले लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आप इस राउंड में 30 पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था। पहले 3 सेलिब्रिटीज़ आई थिंक आप तीनों गेस नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, आई थिंक आप उससे पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे। इन सेलिब्रिटी को गेस कीजिए। ये जो सेलिब्रिटी है ये काफ़ी फेमस है। अगेन इनका नाम आप इस शो में ले चुके हैं। यस सर, ही इज एमपीसी मेंबर, आरबीआई में, आरबीआई हेड। नाम क्या है इनका? सर संजय मल्होत्रा। आप लॉक करना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, तो इसको लॉक कर देते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये संजय मल्होत्रा ही हैं। संजय मल्होत्रा इज एन इंडियन ब्यूरोक्रेट एंड आईएएस ऑफिसर हु इज सर्विंग एज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस 11 दिसंबर 2024। ये एक आईएएस ऑफिसर भी थे, राजस्थान बैच के केडर के, एंड ये राजस्थान से ही हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना एजुकेशन किया, उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन पूरा किया, और आज ये आरबीआई बैंक के गवर्नर है। यस। तो सही जवाब, आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। आप इस राउंड में अपना खाता खोलते हैं, आपका टोटल स्कोर हो जाता है 35 पॉइंट सो फार, तो यू डूइंग रियली वेल। नेक्स्ट राउंड पर आते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। आई एम श्योर आपको इनकी शक्ल मालूम होगी, बट देखते हैं आपको इनका नाम मालूम है कि नहीं। सर आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यस इनको? सर। आपने एआई वर्ड तो आपने सुना होगा, राइट? यस सर, एआई। हाँ, यस सर। तो एआई से लिंक्ड है। सर एआई में तो सैम अल्टमैन का नाम ही सुना है मैंने। हाँ, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के हैं। ओपन एआई के हैं। ये दूसरी कंपनी का नाम सुना है हमने जो बहुत फेमस है। परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी भी फेमस है, और एक और कंपनी हाँ। क्लॉड का नाम सुना है हमने, क्लॉड का। वो सॉरी सर, रिसेंट टाइम में आई थी, इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। क्लॉड एक्चुअली बहुत अच्छा एआई है, Yes, sir. तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक हम भी बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा प्रेजेंटेशन और स्क्रीन में हम सब देख रहे हैं, सब क्लॉड ने ही बनाया है, हमारी हेल्प से ऑफ कोर्स। तो ये क्लॉड से लिंक्ड है, एंथ्रोपिक से लिंक्ड है। अभी गेस करना चाहोगे आप? सर नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, तो आप पास करना चाहोगे? यस सर। तो पास कर देते हैं। आपको मिलते हैं, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपका स्कोर रहता है 35 पॉइंट्स। तो विकास, इनका नाम है डारियो अमोडेई, ये एंथ्रोपिक के को फाउंडर है। इन्होंने और इनकी बहनें मिलकर एंथ्रोपिक को स्टार्ट किया था, और ये पहले ओपन एआई में भी काम करते थे। ओपन एआई में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये सैम ऑल्टमैन के साथ काम भी कर चुके हैं, और इंडिया में भी एआई समिट में आए थे। इनफैक्ट इन्होंने मोदी जी ने और सैम ऑल्टमैन ने, इन्होंने साथ में हैंड रेस भी किया था, तो इमेज भी काफ़ी फेमस गई थी। और इनकी वजह से निफ्टी आईटी पे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा है, क्लॉड की वजह से एंड एआई की वजह से। तो इनका नाम है डारियो अमोडेई। तो यहाँ पर 3 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। आपका स्कोर रहता है 35 पॉइंट्स, एंड अब हम 4th राउंड को स्टार्ट करेंगे। आप अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक पर्सनालिटी राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए, बट आपने संजय मल्होत्रा को गेस किया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
आई थिंक संजय मल्होत्रा को काफ़ी लोग गेस नहीं कर पाते, बट दैट वाज अ वेरी गुड गेस। ये स्लाइटली इजियर राउंड है, आई एम होपिंग आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस राउंड का नाम है ट्रू और फॉल्स। इसमें आपके सामने 5 स्टेटमेंट पूछे जाएंगे आपसे। हर स्टेटमेंट या ट्रू है या फॉल्स है, आपको गेस करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और सही जवाब देंगे +5, गलत देंगे -5, पास करेंगे 0 पॉइंट्स। पहला स्टेटमेंट है, कीपिंग ऑल ऑफ वंस मनी इन सेविंग्स अकाउंट इज सेफ एंड ऑप्टिमल। ट्रू या फॉल्स? अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालना एक अच्छा डिसीजन है। ट्रू या फॉल्स? सारा का सारा पैसा। सर फॉल्स। आपको फॉल्स क्यों लग रहा है? सर ये डिसीजन अच्छा है पर ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे मतलब इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, तो करेक्ट, हमारी वैल्यू घटती जाएगी जो बैंक में मनी रखा हुआ है। करेक्ट। तो फॉल्स को लॉक कर दे। यस सर। तो फॉल्स को लॉक कर दिया, और ये सही जवाब है। और जो आपने लॉजिक दिया वो भी बिल्कुल सही है कि सेविंग्स बैंक में टिपिकली आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में अगर आप रखते हो तो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू गिरती रहेगी। और आइडियली आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, ताकि एटलीस्ट आपका पैसा वैल्यू में लूज ना करे, राइट। आइडियली तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जहाँ पे रिटर्न्स बहुत हाई हो, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट करें और अपने पैसे को ग्रो कर पाए। बट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को हल्का सा बीट तो करना ही चाहिए, इन्फ्लेशन के बराबर तो अपना पैसा रखना चाहिए, ताकि ना पुअर नहीं हो रहे, नहीं तो योर मनी इज लूजिंग मनी इफ यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। तो आपका ऑप्शन सही, बिल्कुल सही था, फॉल्स इज द राइट आंसर। इंडेक्स फंड्स यूजुअली हैव lower expense ratios than active funds. True or false? आपको मालूम है एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये सर एक्सपेंस रेशियो होता है जो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली मतलब कस्टमर से लेते हैं। एक टाइप की मैनेजमेंट फी रहती है। हाँ, मैनेजमेंट फी रहती है सर। करेक्ट। तो वो इंडेक्स फंड की लोअर होती है एक्टिव फंड से। ट्रू या फॉल्स? सर एक्टिव फंड्स मुझे नहीं पता वैसे क्या होता है। आप गेस करना चाहोगे, पास करना चाहोगे? क्योंकि आपने गलत गेस किया तो -5 और प्रोबेबिलिटी 50-50 है। सर आई वुड पास इट। पास करना चाहोगे? बट क्या लग रहा है आपको? पास तो हम कर देते हैं तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, बट क्या लग रहा है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर इसका आंसर वैसे ट्रू होगा, क्योंकि इंडेक्स जो फंड्स होते हैं उनके रिटर्न काफ़ी हाई होते हैं, मतलब रिटर्न कह सकते हैं कि मतलब स्लाइटली मतलब ना ऊपर ना नीचे होते हैं, तो ऐसे इसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इंडेक्स फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इस पे कोई बहुत इंटेलेक्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज आपको इंडेक्स को मिरर करना है। तो इसमें कोई अपनी एक्सपर्टीज दिखा नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स रहेगा, बट इट इज नॉट वेरी वेरी, बेसिकली इट्स स्लाइटली इजियर। इसलिए इंडेक्स फंड की जो मैनेजमेंट फी होती है टिपिकली कम रहती है, एक्सपेंस रेशियो टिपिकली कम रहता है। एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहा है, तो ऑन अ रियल टाइम बेसिस और ऑन अ डे टू डे बेसिस दे आर अप्लाइंग द माइंड्स एंड चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडेक्स फंड, ऑफ द म्यूचुअल फंड, राइट। ताकि उनका गोल है कि वो इंडेक्स को बीट कर सके। इंडेक्स फंड इंडेक्स को ट्रैक करेगा, एक्टिव फंड इंडेक्स को बीट करने का कोशिश करेगा टू द यूज ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो ज़्यादा ह्यूमन इंटेलेक्ट लग रहा है इन एक्टिव फंड्स, तो वहाँ पे टिपिकली जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है या मैनेजमेंट फी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एंड जस्ट टू फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, म्यूचुअल फंड में भी जब आप पैसा डालते हो तो आपका हल्का सा पैसा कटता रहता है, जो आपको म्यूचुअल फंड को डे टू डे रनिंग के लिए देना पड़ता है, उसको आप एक्सपेंस रेशियो बोलते हो। जितना लोअर एक्सपेंस रेशियो उतना कम पैसा कट रहा है, जितना ज़्यादा हायर एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा पैसा कट रहा है। तो आई होप लोगों ने इसे सीखा होगा। इंडेक्स फंड्स का टिपिकली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लो रहता है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपने पास किया तो आपको इस पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉट डिस्क्लोजिंग योर मेडिकल हिस्ट्री कैन लीड टू क्लेम रिजेक्शन इन इंश्योरेंस। अपनी मेडिकल हिस्ट्री ना डिस्क्लोज करने से इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू, ये होता है। अगर ना बताए कि हम मतलब ये बीमारी थी पहले, तो लास्ट में ये क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं राइट, राइट। कंपनीज। तो लॉक कर दें हम ट्रू को? यस सर ट्रू। तो ये सही जवाब है। ऐसा एक्चुअल में होता है जैसा कि आपने बोला, क्योंकि आप अनफेयर प्रीमियम से पे कर रहे होंगे। लेट से आपको कोई बहुत बड़ा डिजीज है और उसको वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया,
तो आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो तो उसको फैक्टर नहीं करता है, बट बाद में अगर कंपनी को पता चला कि आपको एक था, एक हिडन कंडीशन थी जो आपने नहीं डिस्क्लोज करी, तो ऑफ कोर्स आपने उनके साथ अनफेयर किया, तो दे विल बी रिजेक्टिंग योर क्लेम एज वेल, राइट? सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री एक्यूरेटली डिस्क्लोज करें फंड को, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो उन क्लेम्स को पास कर पाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, डू डिस्क्लोज योर मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर्ली टू द इंश्योरेंस कंपनीज सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो सही जवाब आपको मिलते हैं +5 पॉइंट्स। आप 45 पॉइंट्स पर हो विकास, तो 5 पॉइंट अगर आपको और मिलते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। आपको इंश्योर करने के हम नेगेटिव ना ले लो, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, राइट? तो रिस्क मत लेना। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक भी आप सही दे देते हो तो आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगे। तो अभी थोड़ा संभल कर खेलना। हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट राउंड तक पहुंचे, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। क्वेश्चन है ये, LTCG ऑन इक्विटी इज टैक्स फ्री बियॉन्ड 1 लाख। इक्विटी पर जो LTCG लगता है वो 1 लाख के बियॉन्ड टैक्स फ्री होता है। ट्रू और फॉल्स? सर इसका एग्जैक्ट अमाउंट 1.2 लाख है जैसे, तो ये इसके हिसाब से फॉल्स होने चाहिए सर। आप फॉल्स बोलना चाहोगे? यस सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज टैक्स फ्री अबव 1.2 लाख। आप तो लॉक कर दे, ट्रू लॉक करें या अभी आप श्योर नहीं है? सर श्योर तो नहीं हो, नहीं श्योर हो 1.2 लाख ही है। 2.5 लाख, 1.25 लाख। ओके तो इसका आंसर सर इस हिसाब से फॉल्स होना चाहिए। ओके, तो फॉल्स को लॉक कर दे। यस सर। तो लॉक कर देते हैं। तो आपने सही बोला, इसका आंसर फॉल्स ही है। आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। अप टू अ गेन ऑफ 1.25 लाख कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके बियॉन्ड आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सही जवाब इसका फॉल्स है एंड आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं 50 पॉइंट्स पर, तो आपको सेकंड गिफ्ट तो मिलेगा अनलेस आप अगला गलत कर दें, राइट? तो अगले में आपको बिल्कुल रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है तो आपको पास ही करना चाहिए ताकि आप सेकंड लेवल तक पहुंच सकें। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये, हायर क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट सिबिल स्कोर, ट्रू और फॉल्स? सर जितना मुझे पता है कि मतलब इफ़ेक्ट तो करता है, लेकिन ये नहीं पता नेगेटिवली करता है कि नहीं, मतलब पॉइंट्स डाउन होते हैं कि नहीं। राइट, हाँ ये नहीं पता, तो आई वुड पास इट। बेसिकली ये नेगेटिव ही करता है, बट आई वुड नॉट टेक द रिस्क दिस टाइम। ठीक है, आई वुड पास इट सर। ठीक है। तो आई थिंक पास करना अच्छा स्ट्रैटेजी है, बिकॉज रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो पास कर देते हैं, आप 50 पॉइंट्स पे क्लोज करते हैं। बट जो आप आंसर बोल रहे हो ट्रू है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट यूज़ करते रहोगे तो ऑफकोर्स आपका सिबिल नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, बिकॉज जितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी मॉडरेट होना चाहिए, बहुत हाई यूटिलाइजेशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। तो आपने सही बोला आई थिंक, बट क्योंकि आपने पास किया तो आपको कोई पॉइंट से मिलेगा। बट द गुड पार्ट इज आप 50 पॉइंट्स तक पहुंच गए, तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं एंड आपको सेकंड प्राइज है वो मिलेगा, विच इज एक स्मार्ट वॉच। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है, आप सेकंड प्राइज तक पहुंच चुके हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर अब पहले तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है प्राइज जीत के, और आंसर्स और आपसे मिलके भी सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एंड आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो, खुश हो जो आपने जैसा आज परफॉर्म किया? हाँ सर, अगर मैं रिस्क लेता तो शायद मैं अच्छा कर पाता और थोड़ा, लेकिन कंफ्यूज था इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो गया। राइट, तो उससे मेरा रिस्क टेकिंग मतलब मैंने कम ही कर दिया कि रिस्क लेना ही नहीं है। आई हैव टू प्ले सेफ। राइट। तो नहीं, सही, अच्छा कि आपने, आई थिंक सेफ खेलना ही सही था। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक यहाँ पे देयर इज समथिंग एट स्टेक एज वेल, राइट? तो प्राइस स्टेक पर है, तो ऑफ कोर्स रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है, बट आपने अच्छा खेला। आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल, यू प्लेड रियली वेल, एंड एज अ स्टूडेंट आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो वेल डन। तो विकास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेकंड प्राइज जीत गए हैं एंड ये रही आपकी स्मार्ट वॉच। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। जाते जाते आप कोई थॉट्स शेयर करना चाहेंगे, अपना कोई फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, तो दैट वुड बी ग्रेट। सर आई वुड लाइक टू शेयर टू माई यंगर जनरेशन अबाउट मार्केट एक्सपीरियंस, जो मैंने मतलब लॉस फेस किया था फ्यूचर और ऑप्शन में, अबाउट 25K। तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2024 में, जब मैंने पहली बार मैंने सोचा कि क्यों ना पैसे डबल किया जाए, क्योंकि रहता है मतलब फर्स्ट टाइम देखते हैं कि 1 का 2 हो जा रहा है, तो आदमी चाहता है कि अपने मतलब फैमिली की हेल्प करे। तो ये सोचकर मैंने भी यही किया, कहीं कहीं से पैसे बचा के 25K एक दिन मैंने 1 जनवरी 2024 में ही मैंने उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगाया, वो भी निफ्टी में ऑन एक्सपायरी डे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। एंड बाय चांस वो 25 का 1.5 लाख हो गया बाय चांस।
एंड वो मेरे अकाउंट में भी आ गया। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका डबल किया जाए। एंड द नेक्स्ट डे सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मैंने पुट किया और सारा सम 0 हो गया। उसके बाद मतलब मैं बहुत ही अंदर से मतलब डिप्रेस सा हो गया कि मतलब मैंने इतना लॉस कर दिया, फिर मुझे समझ नहीं आया और मैं इसमें मतलब फंसता ही चला गया। मतलब कुछ महीनों के लिए मतलब कॉलेज भी मेरा लॉस हुआ, स्टडी भी लॉस हुई और मैं इसमें ट्रैप सा होके रह गया। फाइनली मेरे पेरेंट्स ने, जो कि बहुत सपोर्टिव थे, ये सब जानने के बाद भी मेरी हेल्प करी और मुझे बाहर निकाला। और मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब यंगर जनरेशन को कि वो इतना जल्दी इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई आपको दे कि 21 दिन में पैसा डबल या फिर फ्यूचर ऑप्शन तो करे ही ना। अगर आपके पास लेस देन 10 लाख या फिर 1 CR हो तो आप करे ही ना, क्योंकि इसमें लॉस का बहुत ही ज़्यादा वो है और आप डिप्रेस भी हो सकते हो। ये एडिक्शन जैसा हो जाएगा। ये एडिक्शन आप कह सकते हो कि मतलब अल्कोहल एडिक्शन से भी ख़राब है, क्योंकि आप इस फाइनेंशियली लॉस भी होता है इसमें आपको और फैमिली को भी लॉस होता है इसमें। तो बहुत सही बोला विकास आपने। आई थिंक FNO में 93% इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पैसा गंवाते ही हैं, तो FNO नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोग क्विक मनी के लालच में FNO करते हैं। आपको एक्सपीरियंस आया, आई एम श्योर लोगों को हेल्प करेगा। बट दोस्तों FNO मत कीजिए, FNO में बहुत नुकसान होता है। 93% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। सेबी भी कोशिश कर रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स FNO में ना खेलें, तो प्लीज़ सेफ रहें। क्विक मनी कुछ नहीं होता। छोटे समय में पैसा कमाना या लालच के चक्कर में पैसा कमाना ये सही नहीं है। पैसा समय के साथ ही आता है और जल्दी या क्विक मनी का लालच ना करें और FNO से बचे रहें।